पिछली क्लास में हमने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। ई एम एफ इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो आज हमने क्या करना है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करते हैं। अब देखो, ये आप मुझे करके बताओगे। ये आपको इंडक्टर गिवन है इस तरह से। ये कॉइल के एंड्स हैं और इसका जो इंडक्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 2 हेनरी। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। आपको डी आई बाई डी टी दे रखा है 0.5 एम्पियर पर सेकेंड। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो जल्दी से करो और मुझे आंसर बताओ। मैम 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। आ गया सबका, बाकी भी? यस मैम। यस मैम। क्षितिज, हाँ जी मैम। ये तो बहुत सिंपल था, यस मैम। है ना। फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी और डी आई बाई डी टी अभी तो मैंने लिख के दिया है। नहीं तो वो कई बार क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी लिखा हुआ होता है, तो वो फिर अकॉर्डिंगली जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको वैसे समझना है। ठीक है, ये इस तरह से। और यहाँ पर जो कंट्रोल जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये डायरेक्शन आएगी इंड्यूस करंट की। इतना तो आप लोग सब समझते ही हो, है ना। वो क्या करना चाहेगा, इस ग्रोइंग करंट को अपोज करना चाहेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। ये ऐसे आपको दे रखा है एक इंडक्टर। इसका इंडक्टेंस दे रखा है 5 हेनरी। अभी डी आई बाई डी टी दे रखा है आपको -2 एम्पियर पर सेकेंड। और जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। और Vp माइनस Vq, दो चीजें निकालनी है। चलो जल्दी से करो। हम फर्स्ट पार्ट का 4 है। फर्स्ट पार्ट का नहीं नहीं, 4। 10 10 10 हाँ सॉरी। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट पार्ट का 10 आएगा, सेकंड का। और उसकी डायरेक्शन भी बनाना। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या आएगी यहाँ पर, यही रहेगी सेम डायरेक्शन। इंड्यूस करंट यहाँ पर होगा ना, क्योंकि यहाँ करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, माइनस में दे रखा है। तो ये क्या करेगा, इट विल सपोर्ट द डाइंग करंट, तो इसलिए उसी डायरेक्शन में अपने आप को जनरेट कर देगा। ठीक है मैम। अब Vp माइनस वी क्यू निकालो जल्दी से। क्या हुआ?
अब जो है हमारा अगली डेरिवेशन, आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस का एक सोलेनॉइड के लिए। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड। अब देखो, आपको सोलेनॉइड तो पता है कुछ इस तरह से होगा, ऐसा, और इस पर ये ऐसी टर्म्स मैम होगी। हाँ जी। मैम वो आप जो लिख रहे हो दिख नहीं रहा है। बाकी सबको दिख नहीं रहा दिख है रहा। क्या? मैंने स्क्रीन तो शेयर की हुई है। मैम मेरे को विजिबल है। हाँ, मैम मेरे को विजिबल है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आप जैसे किरचॉफ लॉ लगाते हो, ये करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ऐसे मूव करते चलो। पोटेंशियल की वैल्यू लिख दो, ये वी क्यू, इंडक्टर की ये या वैल्यू जो ईएमएफ की है वो विद साइन लिख देनी है, ये वैल्यूज पुट कर दी और आपका वीपी माइनस वी क्यू आ गया। तो अब ये देखो, जो सोलेनॉइड होता है आपका इसी फॉर्म में होता है, ये यहाँ से कहीं से करंट ऐसे आ रहा है। अब मैंने देखो इसको, इसकी कॉइल को यहाँ सेपरेट बनाया है, तो करंट कुछ इस तरह से आएगा कॉइल के अंदर। अब हम क्या मान लेते हैं, रेडियस जो हर एक कॉइल का है वो क्या है, आर। और इस पे, इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है इसको हम एल मान लेते हैं। टोटल टर्न्स इस पे कितनी है, एन। और आपको पता है स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब हम क्या मान लेते हैं कि इस सोलेनॉइड में ये आई करंट फ्लो कर रहा है। करंट इन सोलेनॉइड इज आई। तो आपको पता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले भी, तो म्यू नॉट एन आई होता है। अब इस लूप में फ्लक्स कितना फ्लो कर रहा है, एक लूप के अंदर कितना फ्लक्स है, बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी बी ए, ये फ्लक्स है। तो फ्लक्स क्या हो गया, देखो म्यू नॉट, बी की वैल्यू म्यू नॉट इंटू एन आई, और एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये फ्लक्स आया किसमें, एक लूप के अंदर। तो टोटल इसके पास एन लूप्स हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये हो गया म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू एन। और देखो यहाँ से n की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, n इज इक्वल्स टू एन स्मॉल एन इंटू एन। तो यहाँ पर अब देखो फ्लक्स टोटल L इंटू आई होता है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू एन एल, और एल आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन, देखो n इंटू एन, ये एन स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया पाई आर स्क्वायर एल। ये आपका आ गया, कुछ हद तक आप फॉर्मूले पे पहुंच गए हो, यहाँ पर आई भी आएगा अभी, ये आई। अब ये देखो आई से आई कैंसिल। अब आपके पास इंडक्टेंस की, सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ
सोलेनॉइड। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक चीज और यहाँ दिखाई दे रही है हमें, ये दिस इज व्हाट, एरिया इंटू लेंथ। और एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो कई बार क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम गिवन होगा तो आपने डायरेक्ट ये फिर क्या लिख देना है, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ऐसा भी चेंज कर सकते हो, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। और ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ये जो कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्टेंस का, ये मैंने उस दिन भी बताया था कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन डायमेंशंस, शेप एंड साइज ऑफ कॉइल। ठीक है, जैसे रेजिस्टर था, कैपेसिटर था, उसी तरह से ये इंडक्टर भी होता है। तो यहाँ पर आपका ये सेल्फ इंडक्टर खत्म हो गया, इसकी एनर्जी कंसिडरेशन वगैरह थी वो सिलेबस से हट चुकी है। अब जो आएगा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है, कोई भी चीज नहीं समझ में आई तो पूछो। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है? इट इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन of induced EMF in one coil due to change in current in neighboring coil। ठीक है, एक कॉइल में आपने करंट चेंज किया तो उसके पड़ोस में अगर दूसरी कोई कॉइल रखी हुई है तो उसमें क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे यहां से समझाती हूँ पहले इससे। ये दो कॉइल्स रखी हुई है, अब इस वाले कॉइल में करंट I1 फ्लो कर रहा है। मैम हाँ जी, तो अब ये देखो, ये दो कॉइल्स हैं। ठीक है, इस कॉइल में करंट हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, मींस करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो इस कॉइल के अंदर करंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड्स। कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि इस वाली कॉइल से भी पास होगी, ऐसे। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, इस फर्स्ट कॉइल में करंट को इंक्रीज किया। करंट को जब इंक्रीज करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। ठीक है, करंट इंक्रीज करने की वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स यहाँ चेंज हो रहा है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस वाली कॉइल में क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब बताओ, ये जो करंट इंड्यूस हुआ ये क्या चाहेगा, ये इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहेगा, यानी इस इंक्रीज होते हुए करंट से ये प्रोड्यूस हुआ। अब ये प्रोड्यूस हो गया तो क्या चाहेगा, ये करंट डिक्रीज हो जाए। तो किस डायरेक्शन में अपने आप को इंड्यूस कर देगा, इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस हेलो। करंट। अब बताओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट आया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब यहां पर देखो, जितना ज्यादा करंट होगा पहली कॉइल में, आपको पता ही है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जितना ज्यादा करंट होगा प्राइमरी कॉइल में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी।
और जितनी ज्यादा देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस पहली कॉइल में, उतनी ज्यादा ये फील्ड लाइंस पास होंगी सेकेंडरी कॉइल से। और आपको पता ही है, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस इस सेकेंडरी कॉइल से पास होंगी, उतना ज्यादा इस फ्लक्स फ्लक्स जनरेट होगा सेकेंडरी कॉइल में। ठीक है, तो ग्रेटर इज I1, मोर इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड more field lines pass through secondary coil। ये नंबर 2 लिख दिया, ये समझ जाना सेकेंडरी कॉइल। तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो पाएंगी सेकेंडरी कॉइल से, उतना ज्यादा उसमें फ्लक्स होगा। ठीक है, और ये फ्लक्स को आप कैसे लिखते हो, फाई फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, और ये कौन सा फ्लक्स हो जाएगा, टोटल फ्लक्स। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि ये जो फ्लक्स होता है सेकेंडरी कॉइल में, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट कॉइल। यही अभी हमने लिखा, जितना ज्यादा करंट होगा फर्स्ट कॉइल में, उतना ज्यादा फ्लक्स जनरेट हो जाएगा सेकेंड कॉइल में। अब ये आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दो, तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, M × Li। This is M. It is the coefficient of mutual inductance. ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। अभी एक और फॉर्मूला हम करेंगे, ईएमएफ से निकालेंगे, लेंज लॉ से। ठीक है, अभी पहले इतना, अभी नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगी कुछ ना कुछ इसके अंदर, तो टर्न्स की टर्म्स में फॉर्मूला लिखते हैं। लेट देयर बी N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में टोटल टर्न्स कितनी ले ली हमने, 2। तो जो फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल में, वो हमने माना ही है φ2। तो ये देखो फ्लक्स टोटल, यही होगा टोटल फ्लक्स किसके इक्वल, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। अब इसको रिलेट कर दो, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2, सेम वैसा ही जैसा हमने सेल्फ इंडक्टेंस में किया था। तो ये आ गया N2 φ2 इज इक्वल्स टू M × I1। यहाँ मैंने गलती से L लिख दिया, वो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, M × I होगा ये। और यहाँ से अगर आप M की वैल्यू निकालो, तो वो क्या आ जाएगी, N2 φ2/I1। और यहाँ भी आप क्या देख रहे हो, देखो जरा, मैम इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट अगर आप देखो, तो वही आएगी जो सेल्फ इंडक्टेंस की थी, यानी वेबर। फ्लक्स की यूनिट वेबर, और करंट की यूनिट एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, विच इज इक्वल्स टू हेनरी। और यहाँ हमने बता ही दिया कि जो M होता है, इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, उनका ओरिएंटेशन, उनके बीच में सेपरेशन क्या है, उनके बीच में मीडियम क्या है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स and their orientation and separation, and जो भी उनके बीच में मीडियम है।
तो अब ये सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ये कैलकुलेट करते हैं। दैट इज टू सेकेंडरी कॉइल यानी सेकेंड कॉइल। तो फॉर्मूला देखो क्या आ जाता है, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। फाई यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी कॉइल में कितना टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाई डी टी। फिर ध्यान दो यहाँ पर माइनस डी, और ऊपर देखो आप फाई टू फ्लक्स टू टोटल कितना है एम इंटू आई वन। सेकेंडरी कॉइल में हमने अभी फ्लक्स कैलकुलेट किया ना टोटल, ये रहा सेकेंडरी कॉइल में टोटल फ्लक्स कितना है एम इंटू आई वन। I1 तो बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एम इंटू आई वन अपॉन डी टी। तो अब यहाँ पर आपको पता ही है जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये तो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या होगा कांस्टेंट, तो इसको हमने ले लिया बाहर और ये क्या आ गया डी आई वन बाई डी टी। दिस इज ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंड कॉइल। और अगर इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है, जनरली कैलकुलेशन में मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, और अगर आपको पोटेंशियल निकालना पड़े जैसे अभी मैंने बताया था वायर के अक्रॉस निकालना पड़े, तो अब आप किरचॉफ रूल लगाओगे तब इसको आप विथ साइन लोगे, जैसे अभी मैंने सेल्फ इंडक्टेंस के एक क्वेश्चन में आपको बताया था। ठीक है, और यहाँ से देखो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी निकाल लगा सकते हो, बना सकते हो। एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई टू अपॉन डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन क्या बन जाती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की, कि M जो होगा वो ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल के तब होगा जब डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो ईएमएफ इन सेकेंड कॉइल के इक्वल हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। अब यहाँ इसके लिए दो कॉइल्स लेते हैं, ये कॉइल हो गई। अब ये जो छोटी वाली कॉइल है इसका रेडियस R1, बड़ी वाली कॉइल का रेडियस R2। कॉइल को नाम भी दे देते हैं, दिस इज योर फर्स्ट कॉइल एंड दिस इज योर सेकेंड कॉइल। यहाँ लिख लेते हैं वेयर R2 इज मच ग्रेटर देन R1। ठीक है, अब क्या मानते हैं कि ये जो हमारी सेकेंड कॉइल थी इसके अंदर एक I2 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या माना हमने, लेट करंट इन आउटर कॉइल भी I2। तो इस करंट की वजह से ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो बी एट सेंटर। याद है किसी को मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कॉइल की वजह से, कॉइल पे जब करंट होता है तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, इस I2 की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन टू आई अपॉन आर स्क्वायर।
यस, है ना। और क्योंकि ये कौन से करंट की वजह से बनी, आउटर कॉइल के करंट की वजह से, इसलिए हमने इसको I2 ले लिया। अब यहाँ पर देखो I2 कॉइल के करंट की वजह से यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस फर्स्ट कॉइल के अंदर फ्लक्स होगा चेंज। तो फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स थ्रू फर्स्ट कॉइल ड्यू टू दिस बी। फ्लक्स का फॉर्मूला पहली कॉइल के अंदर B इंटू ए, बी डॉट ए, बी हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 2 I2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द कॉइल की हो जाएगा पाई इंटू रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉइल आर स्क्वायर। तो इस फर्स्ट कॉइल में कितना फ्लक्स जनरेट हुआ? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R2 इंटू I2। फॉर्मूला याद करना जरा, ये मैंने गलती कर दिया फॉर्मूले में ना, I2 अपॉन आर होता है शायद, एक बार चेक करो जरा, मैं भूल गई हूँ फिर से। यहाँ पर R2 ही आएगा। म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन आर होता है ना। यस मैम। हाँ, ये यही आई अपॉन मिस्टेक, हाँ यही मिस्टेक कर दी थी। तो ये आ गया आपका फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल। ठीक है, अब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्म में क्या होता है, अभी हम लेकर के आए हैं। फ्लक्स क्या होगा? M इंटू I2, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल की करंट की वजह से ये जनरेट हो रहा है। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो बस ऊपर, ये इस फ्लक्स की जगह इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो ये हो गया M I2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R2 इंटू I2। अब I2 से I2 कैंसल आउट, और देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला बन के आता है आपके पास। M इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। और अगर इसका उल्टा होता, मान लो जो अंदर वाली कॉइल थी उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होता बाहर वाली कॉइल में, तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का M सेम रहता। ये देखो, कोई भी केस रहता, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका सेम आता। अगर आपको सिंगल टर्न, कोई टर्न नहीं दे रखी, तो सिंपल आपका फॉर्मूला क्या होना है? म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होती है तो ये छोटे वाले रेडियस को R और बड़े को कैपिटल R ले लो, नहीं तो R1 R2 से कर लो, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। नंबर ऑफ टर्न्स अगर दे रखी हैं दोनों की, तो कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में N1 इंटू N2 कर दोगे। भाई एक टर्न के लिए आपने 1 से इंटू कर दिया, 10 टर्न्स होती तो क्या करते? इसको 10 से इंटू कर देते। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालेंगे को एक्सियल सोलेनॉइड्स के लिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। अब कोएक्सियल सोलेनॉइड कैसा होगा? जैसे यहां पर ऐसा कुछ, ये एक सोलेनॉइड, ये इसकी टर्न्स हैं, और मान लो ये करंट ऐसे जा रहा है सेम एक्सिस पर। अब ये यहाँ पर दूसरा एक सोलेनॉइड,
ऐसा, और इसमें भी ऐसी टर्म्स है। ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं सिर्फ इस डेरिवेशन के लिए सिर्फ क्या लूंगी, ये कॉइल्स ही लूंगी। तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर ये देखो, लॉन्ग वाला जो है इसकी कॉइल्स कुछ ऐसी है, लॉन्ग वाले सोलेनॉइड की ऐसी, और इसी एक्सिस पर ये, और ये जो इसमें करंट जा रहा है ये कुछ ऐसा जा रहा है, और इसी एक्सिस से ये छोटी वाली कॉइल्स है, ऐसी टर्न है। तो अब ये जो बड़ी वाली कॉइल है इसकी हम लेंथ मान लेते हैं, या ये बड़ी वाली कॉइल को आउटर कॉइल मानते हैं, इसकी लेंथ L है, इसका रेडियस R1 है, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या है, N1। और आपकी ये जो इनर कॉइल है इसकी लेंथ लेंथ दोनों कॉइल्स की सेम होगी, क्योंकि देखो एक्सिस से ही है, ये पूरा लेंथ तक ही जा रही है। इसका रेडियस R2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2। आउटर इनर लेंथ दोनों की सेम है, इसकी L इसकी L। रेडियस इसका हमने R1 लिया आउटर वाले का, और इनर वाले का R2, और उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आउटर का N1 एंड इनर का N2। अब क्या मानते हैं कि देखो ये आउटर सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या फ्लो कर रहा है, I1। अब आउटर सोलेनॉइड में जो करंट होगा, इस करंट की वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इसकी एक्सिस पर। देखो, तो लेट करंट इन आउटर सोलेनॉइड बी I1। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी इसके अंदर, सोलेनॉइड में पता ही है आपको उसकी एक्सिस पर कितनी होती है, म्यू म्यू नॉट नॉट एन है। N1 I1। म्यू नॉट NI होता है ना फॉर्मूला। तो अब हम फर्स्ट वाली कॉइल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सोलेनॉइड की, तो म्यू नॉट N1 I1। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं ये सेकंड कॉइल की एक्सिस से भी पास हो रही है, जनरेट तो हुई फर्स्ट कॉइल में, बड़ी वाली कॉइल में, लेकिन ये क्या हो रही है, ये इनर वाले सोलेनॉइड से भी पास होंगी। तो इस अंदर वाले सोलेनॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बताओ। तो बी इनसाइड वन अलोंग एक्सिस म्यू नॉट N1 I1। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं देखो, यही फील्ड लाइंस पास हो रही हैं सेकंड कॉइल से। These field lines pass through inner solenoid। तो बी इनसाइड सेकेंड सोलेनॉइड कितना आ गया, ये भी कितना हो गया, म्यू नॉट N1 I1। अब देखो, एक टर्न में इस सोलेनॉइड की एक टर्न में कितना फ्लक्स है, बी डॉट ए फ्लक्स linked with each turn of inner solenoid। phi 2 is equals to b dot a, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1
I1 और एरिया किसका ले लेंगे, सेकेंड सोलेनॉइड का, पाई R2 स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल। ये एक कॉइल में फ्लक्स आया, तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल। और आपको पता ही है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो फ्लक्स टोटल कितना आ जाएगा सेकेंड कॉइल के अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू दिस इनटू 5। तो ये आ गया फ्लक्स टोटल इज इक्वल्स टू N2L। और ये टोटल फ्लक्स यहाँ पर कितना था, म्यू नॉट, ये वैल्यू बस पुट कर देनी है आप, म्यू नॉट NI म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर। ये आपका टोटल फ्लक्स आया सेकेंड कॉइल के अंदर। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो ये आ गया सेकेंडरी कॉइल के अंदर टोटल फ्लक्स म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L इंटू I1। अब आपको ये भी पता है कि फ्लक्स का एक और फॉर्मूला हमने निकाला टोटल फ्लक्स का, M इंटू I1। तो बस ये M इंटू I1 यहाँ पुट कर दो, जैसे उसमें अभी किया था पीछे। तो ये आ गया M I1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 N2 पाई ओहो, देखो यहाँ पर आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है, ये यहाँ पर एरिया तो हमने सेकंड का लेना था ना, तो ये मैंने R1 क्यों लिख दिया। ये थोड़ा ध्यान देना, कहीं मुझसे भी गलती हो जाए, अभी डिस्टरबेंस आई है ना बीच में, कुछ लोगों को क्लास का टाइम ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया कोएक्सियल कॉइल सोलेनॉइड का। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना है कैलकुलेशंस के लिए। बस यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि आपको कौन सी कॉइल प्राइमरी लेनी है, ये आपके ऊपर है, आपने सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये बाहर वाली कॉइल को प्राइमरी लिया, ठीक है, आप इनर वाली को भी ले सकते थे, पर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम। चैप्टर खत्म होंगे। तो ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसको हम डिनोट करते हैं के से। इसका मतलब क्या होता है, कपलिंग का मतलब कि कितना जो फ्लक्स है ना, वो एक कॉइल से दूसरी कॉइल में कितना फ्लक्स लिंक हुआ। देखो जैसे ये एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है। अब आपने क्या किया, इसका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा, मान लिया L1, इस वाली कॉइल का कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होगा L2। तो अब यहाँ से आपने इसको कनेक्ट किया है ये एक वायर से, तो कितना फ्लक्स इससे लिंक हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब देखो, अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो फ्लक्स लिंकेज है वो 100% है, टोटल इससे जितना फ्लक्स वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो पूरी की पूरी फुल फील्ड लाइंस इस दूसरी कॉइल से भी पास हो रही है, तो लिंकेज अगर 100% है, तो जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। ठीक है, और यहाँ पर
ये जो के, इसका फॉर्मूला जो होता है के का, यानी कपलिंग का, वो क्या होता है, m अपॉन रूट ऑफ L1 L2। अब देखो, अगर फ्लक्स लिंकेज 100% है तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कैसे निकालोगे, L1 रूट ऑफ L1 L2। ठीक है, एक तो केस ये आ गया जब आपकी फ्लक्स लिंकेज क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर कि वो 100% है। सेकेंड केस, अब यहां देखो ये दोनों इंडक्टर्स दूर दूर रखे हुए हैं, बहुत दूर है, इनका फ्लक्स लिंक ही नहीं हो सकता। ये L1, ये L2, यहां क्या है, फ्लक्स लिंकेज 0। तो के जो होगा इसका कपलिंग कोफिशिएंट ये भी 0 हो जाएगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की कोई सिचुएशन दे रखी हो कि भाई 100% भी लिंक नहीं हो रहा और 0 भी नहीं है के की वैल्यू, यानी लिंक हो रहा है 40 to 50%, 60 to 70%, तो उस केस में जो के की वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। जैसा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैं तीनों केस आपको दिखाती हूँ। ये कॉइल है पी एस, ठीक है, और करंट ऐसे जा रहा है इसके अंदर। ये इंडक्टर्स ऐसे देखो कितने क्लोज हैं, ये 100% लिंकेज, एक से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा सारी फील्ड लाइंस दूसरे कॉइल से भी पास होगी। तो यहाँ के क्या है, 1 इस केस में। अब फिर से हम ये कॉइल लेते हैं, ये कुछ ऐसा, ये एस कॉइल, अब इन दोनों के बीच में ये एयर गैप्स है, बीच में एयर भरी हुई है। तो ये देखो, ये केस आ गया जो मैंने ऊपर दोनों बताया, उनके बीच का केस। तो इस केस में जो के की वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। और अब अगर दोनों बहुत दूर रखी हुई हैं कॉइल्स, एयर गैप भी नहीं है बीच में, बहुत दूर दूर है ऐसे, तो इस केस में के की वैल्यू क्या आएगी, 0। ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और इसी के साथ में ये म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म होता है।